हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती है। और जैसा कि मैंने अपने हमेशा वीडियोस में कहा है, डेली करंट अफेयर मैगजीन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ अगर आधा घंटा 1 घंटा इस मैगजीन को डेली पढ़ते हैं तो आपका करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी मैगजीन यूपीएससी और अदर स्टेट सर्विसेज को ध्यान में रख के बनाई गई है। जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इनके अकॉर्डिंग टॉपिक्स को सब डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ हमारा जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, जो हमारी कीवर्ड्स हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उससे आपका स्टैटिक पोर्शन भी काफी कवर हो जाता है। तो डेली आपको पढ़ना है, इसके लिए इसको बहुत जरूरी है। लाइव क्लासेस में आप जुड़ने के लिए हमसे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और इसके अलावा हमारी मंथली मैगजीन्स हैं जो कि आप मंथ में रिवीजन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पर्पस के लिए हमारी फटाफट सीरीज है। तो आप हमको हर जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे ज्वाइन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, 9th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और ये जो है वो 15 से 21 जून 2026 को होगा मुंबई के एनएफडीसी कॉम्प्लेक्स में। और ये नवा एडिशन रहेगा। और मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो ये 1990 में स्टैब्लिश हुआ था। ये साउथ एशिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नॉन फीचर फिल्म फेस्टिवल है। 2 साल पे होता है। और ये नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें एक नेटवर्किंग प्रोवाइड की जाती है। और जो फिल्म मेकर्स हैं उनको प्रोडक्शन के लिए अपॉर्चुनिटीज मतलब मिलती है। और इसमें जो है वो गोल्डन कोच अवार्ड दिया जाता है। जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो जीतती है उसको कैश प्राइज मिलता है 10 लाख रुपए तक का। ठीक है। तो ये इसके बारे में निकला था कि इसका डिसाइड हो गया है और इसके लिए नॉमिनेशन वगैरह स्टार्ट हुए हैं, तो इसीलिए ये निकला है। जून में होगा ये फिल्म फेस्टिवल। फिर नेपाल की एक फीचर फिल्म है, इसका नाम है एलिफेंट्स इन द फॉग। और ये पहली नेपाली फिल्म बनी है जिसको कि सिलेक्ट किया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में ये इसका दिखाया जाएगा। और ये उन सर्टेन रिगार्ड सेक्शन में इसको शो किया जाएगा। तो मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी नेपाल की फिल्म को जो है वो उसमें सिलेक्शन मिला है। और ये एलिफेंट्स इन द फॉग एक मदर डॉटर के रिलेशनशिप की कहानी है कि कैसे इन लोग की जो लाइफ है वो एलिफेंट अटैक से प्रभावित होती है। अविनाश विक्रम शाह इसको इन्होंने डायरेक्ट किया है। और अगर हम कान फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो ये 1946 में बना था। एक मेजर ग्लोबल कल्चरल इवेंट है। और यहाँ पे काफी सारी जो फिल्म्स वगैरह हैं उनको दिखाया जाता है। इसमें उन सर्टेन रिगार्ड ये 1978 में इसको ऐड किया गया, जिसमें इमर्जिंग जो फिल्म मेकर्स होते हैं जिनकी अलग तरह की स्टोरीज रहती हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। और कंपटीशन होते हैं फॉर पामे डी और जो कि सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस सेक्शन माना जाता है कांस में, वहां पे इस फिल्म को दिखाया जाएगा। तो ये है। फिर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इन्होंने सिंधी भाषा में कल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रिलीज किया। और ये एक कल्चरल और लीगल माइलस्टोन है। और जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है, ठीक है, तब से ऐसा पहली बार हुआ है कि सिंधी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिश किया गया है। और देवनागरी स्क्रिप्ट को यूज करके इसको किया गया है। और सिंधी की इन्होंने बताया कि ये सबसे ओल्डेस्ट और मेलोडियस लैंग्वेजेस में से एक है। इसका काफी कल्चरल इम्पोर्टेंस है। और अगर हम देखें तो रिसेंटली इसके पहले जो है वो संथाली लैंग्वेज में भी ओल्ड संताली लैंग्वेज में भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज किया था अभी कुछ महीनों पहले। तो उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे यहाँ वेरियस लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, उनमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा सके, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से अपनी लोकल भाषा में चीजों को समझ सकें। क्योंकि ये अधिकार भी है, एक सामान्य जो सिटीजन है उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि उसको पता होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं। ठीक है। और सिंधी की अगर हम बात करें तो सिंधी को 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये 1967 में हुआ था।
और तो ये दिखाता है कि हमारा जो मिशन है, वन इंडिया ग्रेट इंडिया मिशन, जिसके तहत हम ज्यादा से ज्यादा जो कल्चरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसी के तहत इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सिंधी वर्जन रिलीज किया गया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर इसके अलावा भाषणी का एक संचालन या सेवा वर्कशॉप हुआ न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और यहाँ पे पाली लैंग्वेज पे ये वर्कशॉप जो है वो बनाई गई है। और पाली इस वर्कशॉप में ये था कि मतलब एआई इकोसिस्टम का यूज किया जाएगा माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, तो कैसे एआई के ऐसे जो है वो एलएलएम्स वगैरह बनाए जा सके कि इन सब भाषाओं को वो आसानी से समझ सके, ट्रांसलेट कर सके। ठीक है, पाली एक काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ये एक एंशियंट मिडल इंडो आर्यन लैंग्वेज है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जितने भी हैं ये प्राइमरली जो है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और जो हमारा बुद्धिज्म का जो एक नॉलेज सिस्टम है वो इसी पे आधारित है, ये जो भी इनका है। तो अगर हम इसको बेहतर तरीके से जो लैंग्वेज है इसको समझ सकेंगे, तो इसका प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन जो है वो और अच्छे से होगा, और जो इंडिया का बुद्धिस्ट हेरिटेज है उसको समझने में भी आसानी रहेगी। तो इसी में जो है वो कैसे कि एआई का यूज करना है, कैसे डिजिटलाइज करना है, कैसे डेटा सेट बनाना है ना, इन सब चीजों पे इसमें जो है वो फोकस पूरा किया गया है। भाषिणी या भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ये एक नेशनल एआई मिशन है इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, जिसमें जितनी भी हमारी भाषाएं हैं उनमें फोकस किया जा रहा है कि कैसे उनका एक डेटा सेट तैयार किया जाए। और ये नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, ये इसका एक की कंपोनेंट है जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारी इसके अलावा जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उसमें स्कीम है फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। तो इसके तहत जो माइनॉरिटी जो लैंग्वेजेस हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन का और प्रमोशन का काम किया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर कल वर्ल्ड होम्योपैथिक डे सेलिब्रेट हुआ, आयुष मंत्रालय ने सेलिब्रेट किया। मैंने कल बताया भी था कि ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को, बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की, जो कि इस जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया था। और कल जो होम्योपैथिक डे सेलिब्रेट हुआ, इसका थीम था होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। और इसमें जब बताया जाएगा कि कैसे होम्योपैथी का यूज किया जाए, कैसे इसको ज्यादा से ज्यादा और बढ़ावा दिया जाए। और होम्योपैथी का जो एक उद्देश्य है गुड हेल्थ और वेल बीइंग का को बढ़ावा देना। ठीक है, आयुष पूरा जो सिस्टम है हमारा वो इसी पे काम कर रहा है। 2014 में हमारा आयुष मंत्रालय बना, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसको बेहतर करने पे ये पूरा इसका फोकस जो है वो रह रहा है। और काफी पुराना सिस्टम है, और 1800 में जो है ये इसको पूरा वो किया गया था, 1843 समथिंग इसमें। और इंडिया में जो है वो प्री इंडिपेंडेंस एरा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस होम्योपैथी में काफी सारा जो है वो वर्क किया गया। तो प्लांट बेस्ड मेडिसिन सिस्टम है इसमें, जिसमें कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट को। हाँ, भी स्क्रीन शो हो रही है ना? तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती है? कितने का मिला फिर मैम? हाँ मैम। हाँ, तो ये नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और इनका आया है कि इनका एक लैंडमार्क अचीवमेंट रहा है, जो ईयर रहा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का। इसमें इन्होंने रिकॉर्ड जो है वो डिसबर्समेंट किया है, जब से ये बना है तब से, मतलब बहुत ज्यादा जो पैसे हैं उनको वितरित किया है। और इन्होंने बताया कि 25-26 में इन्होंने 775.2 करोड़ के लगभग जो फंड्स हैं उनको रिलीज किया है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 27% का ये इंक्रीज है, जो कि ये जब से कॉरपोरेशन बना है तब से उसका 37 ईयर्स हो गए इसको बने हुए, तो हाईएस्ट जो है वो रिकॉर्डेड एनुअल डिसबर्समेंट है। और इसमें कहा गया कि 59,000 से ज्यादा बेनिफिशरीज तक ये पहुंचे हैं। वुमेन बेनिफिशियरीज की संख्या ज्यादा है। और
इनका जो उद्देश्य है वो यही है कि एससी कैटेगरी के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करना। इनके में कई सारी और भी स्कीम्स हैं, जैसे इनका एक विश्वास योजना है, और ये एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। इसके तहत इन्होंने 26.9 करोड़ रुपए जो है वो दिए। और इसके अलावा इनका सीड स्कीम है। सीड स्कीम के तहत भी इन्होंने बताया कि हमने 11 करोड़ से ज्यादा का जो है वो डिसबर्स किया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पैसे। और नेशनल फेलोशिप स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसके लिए 215.39 करोड़ रुपए दिए गए। हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए 4,219 स्कॉलर्स को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। तो ये जो एनएसएफडीसी है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेड्यूल कास्ट के एम्पावरमेंट में, उनके जो एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, उस सबको प्रमोट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि एनएसएफडीसी के पूछ सकता है कि कब ये स्टैब्लिश हुआ, किसके अंतर्गत आता है, योजनाओं के बारे में पूछ सकता है। जैसे कि अब ये सीड स्कीम है तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए है। विश्वास योजना है, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करता है। एनएफएससी जो है वो फेलोशिप प्रोवाइड करता है हायर एजुकेशन के लिए। लोन मैनेजमेंट के लिए एलएएमएस या लोन अकाउंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम है। साथ ही साथ पीएम सूरज पोर्टल है, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को जो है, ये मतलब ये एक पोर्टल है जिसके तहत जो है वो डायरेक्टली जो पैसे हैं वो डीबीटी के जरिए जो है वो जो अकाउंट्स होते हैं उसमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर जस्टिस यशवंत वर्मा, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। और हमें पता है कि इनका जो है वो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, और इनका ऊपर एक पार्लियामेंट्री मोशन जो है वो ले आया गया था इनके रिमूवल के लिए। पिछले साल मार्च में इनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस था दिल्ली में, वहां पे बर्न करेंसी जो है वो रिकवर हुई थी। उसके बाद से इन पे करप्शन के एलिगेशंस लगे थे, और इन्होंने पहले डिनाई किया था, फिर बाद में इन्होंने अपना इस्तीफा देने से मना कर दिया था। फिर इनके अगेंस्ट जो है वो लोक पार्लियामेंट में जो है वो मोशन ले आया गया रिमूवल के लिए। और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत जो है वो इस पे एलिगेशंस पे काम चल रहा था। तो पहले ही इन्होंने इस्तीफा जो है वो दे दिया, क्योंकि अब इन्हें पता था कि अगर नहीं करेंगे तो फिर इंक्वायरी होगी, कमेटी बैठेगी। तो मतलब जहां ये कहा जाता है ना कि करप्शन को हटाने के लिए या जुडिशरी पे भी करप्शन जो नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम ऐसा देखा गया है कि जब भी जजेस पे करप्शन चार्जेस लगते हैं, तो ऐसा अभी तक केस हुआ नहीं है कि कोई जज इम्पीच हुआ हो। ज्यादातर मतलब इन लोग पहले ही रेजिग्नेशन है वो दे देते हैं पूरी इंक्वायरी पूरी होने के पहले ही। तो कहीं ना कहीं जो अब चार्जेस हैं, अब रिजिग्नेशन दे दिया है, तो फिर आगे फिर देखो इस पे क्या होता है। तो करप्शन फ्री तो कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। जैसे अभी एक काफी विवाद रहा भी है कि जो 8th क्लास की बुक्स थी उनको हटाया गया था एनसीईआरटी की, क्योंकि उसमें जुडिशरी में करप्शन के ऊपर कुछ पॉइंट्स या कुछ पैराग्राफ्स लिखे गए थे। तो ये कहना है कि तीनों ही जो ऑर्गन्स हैं उनका काम है कि चीजों को बेहतर तरीके से आगे ले जाना। और अगर करप्शन है, हमें पता है कि चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, हर जगह है, और इसको कम करना है। और कम करने के लिए जरूरी है कि डर रहे लोगों में कि उनके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। तो लेकिन ये चीजें नहीं है, तो हमें मतलब उस तरह से चीजें अभी भी नहीं हो पाती हैं, और टाइम टू टाइम ऐसी चीजें होती रहती है। फिर इंडिया का एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोग्राम, इसके बारे में एक आर्टिकल निकला था, और इसमें बताया गया है कि जो हमारा इंडियन नेवी का ये प्रोग्राम है न्यूक्लियर पावर सबमरीन का, ये लॉन्च हुआ 2009 में। और इंडियन नेवी की पहली एसएसबीएन आईएनएस अरिहंत, ये इसकी कमिश्निंग हुई थी 2016 में। फिर इसके बाद आईएनएस अरिहाद का जो है वो कमिश्निंग हुआ 2024 में। और अभी आईएनएस अरिदमन, इसकी कमिश्निंग हुई है। तो इससे जो हमारा न्यूक्लियर ट्रायड है ये और बेहतर हुआ है। और हमारा जो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम है, तीनों ही मतलब लैंड से, सी से और एयर से जो है हमारी क्षमताएं जो है वो हो गई हैं। तो इंडिया जो है वो अब यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके के अलावा ऐसी कंट्री है जिसके पास जो है वो ऐसी क्षमताएं हैं कि तीनों ही से जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को ये लॉन्च कर सकते हैं।
ठीक है। और अभी अरिहंत जो है वो 4th वेसल जो है वो अरिहंत क्लास का इसका इंडक्शन जो है वो होगा। तो माना जा रहा है कि इससे हमारी जो इंडिजिनस क्षमताएं हैं वो और बेहतर हुई हैं। और इंडिया का एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट है। ये इनिशियली शुरू हुआ था 1970 में। एक सीक्रेट प्रोग्राम था जिसके तहत हमारा जो न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट है इसको पूरा बनाने का काम किया गया है। और पहली जो शिप थी फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ये आईएनएस अरिहंत है। ठीक है। सेकंड जो है वो अरिघात है। फिर थर्ड जो है वो आईएनएस अरिदमन है। तो ये सारी जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस पे हमारा शॉर्ट्स भी एक आज आया है, तो वो भी देख लेना। फिर वुमेनिया इनिशिएटिव के बारे में एक आर्टिकल था और उसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा कि जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 रहा है इसमें मोर देन 2 लाख जो वुमेन लेड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। इनको जो है वो 13.7 लाख ऑर्डर का जो वॉल्यूम है इनको मिला। और वुमेनिया इनिशिएटिव की बात करें तो ये एक ये जो है ये वुमेन पे फोकस रहता है। इसके तहत जो है वो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट करने का काम सरकार करती है। और वुमेनिया इनिशिएटिव ये इंट्रोड्यूस किया गया था इसको 2019 में और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। और ये इनेबल करता है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो डायरेक्टली सेल कर सके गवर्नमेंट बायर्स को थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म। तो और जो हमारा जीईएम है ये लॉन्च हुआ था 2016 में। और इसका जो एक विजन है वो यही है कि मिनिमम गवर्नमेंट रहे और मैक्सिमम गवर्नेंस रहे ताकि पेपरलेस कैशलेस और एक ये कॉन्टेक्टलेस प्लेटफॉर्म है। आसानी से चीजों को जो है वो खरीदा और बेचा जा सकता है। यहाँ पे एक ऑनलाइन पूरी फैसिलिटी जो है वो रहती है। और इसके तहत जो है वो जो महिलाएं हैं उनको जो कंस्ट्रेंट होते थे वो कम हुए हैं। डायरेक्ट जो मार्केट है जो फॉर्मल मार्केट है उनसे वो जुड़ी है। डिजिटल एजुकेशन बढ़ा है। एमएसएमई को जो है वो इसके तहत सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक पूल बनाया जाता है 10 to 20 मेंबर्स का। तो इससे जो इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी बेहतर हुई है। फिर इनका स्वायत्त एक प्रोग्राम है। स्वायत्त का मतलब होता है स्टार्टअप्स वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शन प्रोग्राम। ठीक है। तो ये इसी के अंतर्गत जो है लॉन्च हुआ था 20 फरवरी 2019 में। और इसमें इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर स्टार्टअप्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यूथ एमएससी इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। तो इसी के बारे में जानकारी दी कि जो फाइनेंशियल ईयर रहा है इस साल का इसमें जो टोटल वॉल्यूम है ऑर्डर्स का वो काफी बढ़ा है बेहतर हुआ है। जो आरबीआई है इन्होंने प्रपोज किया है कि नए सेफ्टी मेजर्स जो है वो इनको लागू करेंगे। माना जा रहा है कि जो डिजिटल फ्रॉड है जितना जो बढ़ रहा है उससे निपटने के लिए इस ये काम जो है वो किया जाएगा। काफी सारे मेजर्स जो है वो सजेस्ट किए हैं। एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया गया है। और जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो ईयर 2025 रहा इसमें करीब 28 लाख साइबर फ्रॉड जो है वो रिपोर्ट किए गए। और इसके तहत 22,931 करोड़ रुपीस का जो है इतना का लॉस जो है वो हुआ है। तो इसी को कर्ब करने के लिए रोकने के लिए जो आरबीआई है कई नए एडिशनल मेजर्स जो है वो ले आएगी। इसमें सजेशन दिया गया है कि क्या किया जाएगा 1 आवर का जो है वो टाइम लैग रखा जाएगा जब डिजिटल पेमेंट्स होते हैं 10,000 से ज्यादा के उनके लिए कंप्लीट होने के लिए। और इस टाइम पीरियड में जो पेयर बैंक रहेगा, ठीक है, और उसको डेबिट जो कस्टमर अकाउंट रहेगा उससे डेबिट करने के पहले एक ऑप्शन रहेगा कस्टमर के पास कि विद इन 1 आवर जो ट्रांजैक्शन है उसको किसी भी रीजन से वो कैंसिल कर सकता है तो पेमेंट नहीं होगा। तो इस तरह की जो डिजिटल फ्रॉड्स हैं इनसे जो है वो माना जा रहा है कि इसमें कमी आएगी। इसके अलावा एडिशनल ऑथेंटिकेशन की बात कही गई है। इसमें जो है वो ट्रस्टेड पर्सन
के थ्रू फॉर सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग जन के लिए भी जो है एक ऑथेंटिकेशन जो है वो लाएंगे। अब ये कैसे ले आएंगे ये देखना होगा। एक मेजर सजेस्ट किया गया है कि जो डिजिटल पेमेंट कंट्रोल किया जाएगा, जिसमें स्विच ऑन ऑफ फैसिलिटी रहेगी किसी भी डिजिटल पेमेंट मोड के लिए। ठीक है। और इसके अलावा अ, इसमें जो है वो इसमें कहा जा रहा है कि यूज ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड यूज इसको रोकने के लिए जो है वो जो मनी प्रोसीजिंग्स है उस पे भी जो है वो काम किया जाएगा, उसको रेगुलेट किया जाएगा। क्रेडिट करने के लिए जो है कुछ लिमिट लगाई जाएगी। तो माना जा रहा है कि ये सारी चीजें ये इन फ्यूचर आरबीआई जो है वो ला सकता है ताकि जो फ्रॉड है, डिजिटल फ्रॉड, उसको रोका जा सके। तो ये अभी सजेशन इस पे चल रहा है। फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है अगेंस्ट पुरी में एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात कही जा रही है। तो इन्होंने अभी इसको डिनाई कर दिया है WIIA। उनका कहना है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं इस रीजन में, इनकी वजह से जो फ्लाइट्स वगैरह हैं उस पर काफी रिस्क हो सकता है। और पुरी में ये एयरपोर्ट बन रहा है, कहा जा रहा है कि चिल्का लेक के पास है। चिल्का लेक जो है वो एक रामसार साइट है, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट लेक है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो है ये वेटलैंड है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, उड़ीसा गवर्नमेंट, इन्होंने श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये इसको कंस्ट्रक्शन जो है वो इसका प्रपोजल किया है। और उनका कहना है कि ये एनफ नहीं है। जो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भुवनेश्वर में, तो उसके लिए और इनको एक्सपेंशन करना होगा। तो इसी के लिए फिर इनका ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह के लिए काम चल रहा है। तो जैसे रिकमेंडेशन से मांगते हैं, तो उसी में इन्होंने इसको अभी फिलहाल जो है वो कहा है कि नहीं, इससे जो है वो दिक्कत आएगी। माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके भी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ इनकी वजह से जो फ्लाइट्स हैं उनमें भी जो है वो एक रिस्क रहेगा। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है माना जा रहा है कि इसके लिए इनको 471.401 हेक्टेयर का जो है वो लैंड लेना पड़ेगा, और ये इसी चिल्का लेक के उसमें जो है वो आता है। तो कंसर्न्स को देखते हुए मतलब इनका कहना है कि इसकी वजह से जो ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं, ठीक है, डॉल्फिन्स हैं इस एरिया में, तो इन सब के जो है उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो फिलहाल तो इन्होंने इसको रिकमेंड अभी नहीं किया है, तो अब देखो इस पे आगे क्या करती है। फिर इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक जो एंगेजमेंट है टर्की और अजरबैजान के साथ, इसको फॉर्मली फिर स्टार्ट कर दिया है। पिछले साल हमको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट आए थे, इन्होंने पहलगाम में जो है वो आतंकवादी हमला किया था। उसके बाद से तो जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था भारत सरकार ने, तो टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। तो उसके बाद से जितने भी डिप्लोमेटिक टाइज थे उसको हमने जो है वो खत्म कर दिया था। और जो टर्की की कंपनी थी उसको बंद भी कर दिया गया था। ठीक है। तो अभी फिलहाल दोनों कंट्रीज के साथ जो है वो एक एफर्ट्स बेहतर करने के लिए काम जो है वो चल रहा है, बातचीत हो रही है। और अजरबैजान की भी इवैक्यूएशन में जो यूएस और इजराइल का जो वॉर स्टार्ट चल रहा है ईरान के साथ, तो उसके टाइम पे जो है वो इनका जो लैंड रूट है अर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान इनका, और तुर्की, अजरबैजान, इनके तहत जो भारतीय हैं उनको वापस ले आया गया है। तो एक फिर से चीजों को बेहतर करने के लिए जो है काम चल रहा है। तो बातचीत, डिप्लोमेटिक टाइज को जो है वो शुरू कर दिया गया है। साइंस टेक में इसरो ने कंप्लीट किया है सेकंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर गगनयान। और 10 अप्रैल को इन्होंने अपना ये टेस्ट किया, तो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IAD-202। और ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर पे ये हुआ। और इस टेस्ट में एक सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल था। ठीक है। एक ऐसा कैप्सूल जिसमें कि एस्ट्रोनॉट बैठते हैं, जैसे कि जब ह्यूमन फ्लाइट होती है, और कैसे ये कैप्सूल री एंट्री करेगा, कैसे लैंड करेगा, तो इसी को पूरा जो है उसमें किया गया। फिर इंडियन एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर था, इसको यूज किया गया। और इसने जो है वो 3 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे जो है वो अपना ये जो ये था मॉड्यूल था उसको जो है वो रिलीज जब हुआ अपने डेजिग्नेटेड ड्रॉप जोन से, तो वहां से फिर इसको रिकवर करके जो है वो कोस्ट के पास जो है वो ले आए। तो उसने बेहतर तरीके से ये जो पूरा टेस्ट है ये हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो क्रू मॉड्यूल था सिमुलेटेड, ये लगभग 5.7 टन का था।
और माना जा रहा है कि उतना ही मास का है जितना कि हम जो हमारा गगनयान मिशन 1 है अनक्रूड जो ये जाएगा तो उसका जितना मास रहेगा उतने लगभग का ये है। और इसमें बताया गया कि 10 पैराशूट्स थे 4 तरह के, उनको डिप्लॉय किया था ताकि सेफली जो है जो क्रू मॉड्यूल है उसको डिसेंड किया जा सके, उसको उतारा जा सके। तो ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट एक स्टेप है हमारा जो गगनयान मिशन है, जिसके तहत जो है वो इंडिया चाह रहा है कि हम स्पेस पे अपना जो स्टैब्लिश करें, क्रू भेजें। तो ये एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है। और इसके पहले लास्ट ईयर अगस्त 24 2025 को इसरो ने पहला इंटीग्रेटेड एयर डॉप टेस्ट किया था गगनयान के लिए श्रीहरिकोटा में। तो टाइम टू टाइम ऐसे टेस्ट हो रहे हैं, इसमें इसरो है, डीआरडीओ है, इंडियन नेवी है, इन लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि कितना फिजिबल है, कितने अच्छे बेहतर तरीके से हम इस पूरे सिस्टम पे काम जो है वो कर सकेंगे। फिर आर्टेमिस 2 जो है इसमें इसमें नासा के 4 एस्ट्रोनॉट्स जो है वो गए हुए हैं। ठीक है, ये इनका पहला क्रूड मून वॉयज है, एक का लगभग हाफ सेंचुरी के बाद से। तो ये अब इनका वापस का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है, ये अब रिटर्न कर रहे हैं अर्थ पे। ठीक है। और ये पैसिफिक ओशन में सदर्न कैलिफोर्निया के वहां पे स्प्लैश डाउन होगा, मतलब वहां पे ये उतरेंगे। और अगर सारी चीजें सही से रहती हैं तो ये सैन डियागो कोस्ट पे के ऑफ जो है वो इनको जो है वो रिकवर किया जाएगा। ठीक है, तो आज कल तक ये जो है वो आ जाएंगे। फिर स्पोर्ट्स की बात करें तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये मंगोलिया के उलान बतर में चल रहा था 2026 का। इसमें इंडिया का जो पोजीशन है काफी बेहतर रहा। 16 मेडल इंडिया ने जीते, इसमें 5 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 8 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता है। ठीक है, तो टोटल इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो जैसे ये तो पता ही रहना चाहिए कि अगर हो कि कहाँ पे हुआ, तो ये उलान बतर मंगोलिया में। ठीक है, यही था आज का सारा।